वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 9 नवंबर 2025। आज बात करेंगे शत्रुबोध के एपिसोड में ताइवान के बारे में। देखिए, ताइवान का जो केस है वो बड़ा ही यूनिक केस है। अगर आपकी दोस्ती है चाइना से तो ताइवान है, सॉरी नहीं है। अगर आपकी दुश्मनी है ताइवान से, चाइना से, तो ताइवान बहुत एक देश है। तो चाइना ने पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया है, जिसमें एक जो चाइना के साथ है और दूसरे जो चाइना के खिलाफ। अब चाइना के खिलाफ कौन कौन से देश हैं? एक तरीके से भारत है, अमेरिका है, ठीक है। ये बड़े देश हैं जो चाइना का विरोध कर सकते हैं और कुछ दिन तक, कुछ नहीं बहुत टाइम तक लड़ सकते हैं चाइना से, ठीक है। बाकी देश इतने छोटे देश हैं कि अगर वो लड़ना भी चाहेंगे चाइना से तो चाइना की मिलिट्री के सामने, चाइना के ड्रोन्स के सामने वो लोग हार जाएंगे बहुत जल्दी। उनकी ऐसी तैसी कर देगा चाइना अगर ये दो बड़े देश उस लड़ाई में ना कूदे। रसिया भी उन्हीं देशों में से एक है, बट रसिया से चाइना का भी बहुत ज्यादा दोस्ताना चल रहा है, तो उस वक्त की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो चाइना ने कह रखा है कि हम लोग एक दिन ताइवान पर कब्जा कर लेंगे, जैसे अभी तक भारत ने कह रखा है कि हम पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर पे भी कब्जा कर लेंगे। देखिए, एक सिमिलैरिटी ढूंढनी बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी चीज को समझने के लिए एक सिमिलैरिटी नहीं ढूंढेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आ सकता उस चीज को, ठीक है। तो जिस हिसाब से पाकिस्तान से लड़ के उसकी ऐसी तैसी करने के बाद हम लोग को कश्मीर मिल सकता है, बांग्लादेश पे अगर हम लोग को कब्जा करना है तो वहां पे उन बहुत खून खराबा करना पड़ेगा। उसी तरीके से ताइवान पर भी जब हम लोग जब चाइना चढ़ाई करेगा तो उसको काफी खून खराबा करना पड़ेगा। बट क्योंकि चाइना के पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं, मतलब आप अगर सिर्फ गिनती करना शुरू करिए तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं चाइना के पास कि वो लोग वीडियो गेम की तरह ताइवान से जीत सकते हैं। मैं कई वॉर सिनेरियोज देख चुका हूँ जिसमें लोग बता रहे हैं कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। चाइना को कुछ नहीं करना, सिर्फ 3-4 प्लेन रोज उड़ाने हैं सवेरे 9 बजे, और उसमें से 1000 ड्रोन्स गिराने हैं, ठीक है। उसमें से इतने इतने बस ग्रेनेड साइज के बम लगाने हैं और वो पूरे ताइवान पे फैलाता हुआ वो चला जाए, 1000 बम, ठीक है। ताइवान इतना छोटा देश है, ताइवान के लोग इतने अमीर हैं कि वहां की सारी लीडरशिप पहले अपने बच्चों को बाहर करेगी और फिर खुद बाहर भाग जाएगी, सारा रुपया सोना चांदी लेके। ताइवान में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो गरीब रह जाएंगे। जैसे यूक्रेन की लड़ाई अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वहां का वो गरीब आदमी ही लड़ रहा है और लास्ट में ज्यादातर गरीब ही बचता ही है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से चाइना जो है वो साइकोलॉजिकली ताइवान को जो है जीत रहा है, हरा रहा है। जो राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष ताइवान पे शासन कर चुके हैं और आज 80 साल के, उनको वो चाइना बुलाता है, उनको वो ग्रांट्स देता है, उनको वो घर देता है, उनके बच्चों को पैसा देता है और फिर उनसे बयान दिलवाता है कि हाँ, चाइना के साथ दोस्ती अच्छी चीज है। यही चीज उसने फिलीपींस के देशों के साथ भी करी है और वो हर एक देश के साथ ये कर सकता है जहां पे डेमोक्रेसी है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कल को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे भी जो हैं वो जाएं और चाइना में खड़े हो जाएं और कहें जय चाइना, जय चाइना, क्योंकि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि आपको वो बिजनेस वाइज बहुत फायदा दे सकता है। और बहुत सारे बच्चे हैं ट्रंप के पास, उनके बच्चे भी ढेर सारे होंगे, तो कोई एक अगर उधर चला जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है।
भारत में सैकड़ों राज परिवार हैं, है ना। सिंधिया से लेके और के जितने भी नेता हैं, उनसे बड़ा राज परिवार कौन होगा ना। यादव इन बिहार, यादव इन आपके उत्तर प्रदेश, और बीजेपी में भी जो लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं या फिर कुछ हैं, उनके अगर बच्चे कल को चाइना चाइना करने लगे पैसे के चक्कर में, तो सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट और कितना बड़ा मानसिक दबाव है किसी देश के ऊपर जो चाइना से लड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक आदमी जो यहाँ पे रह चुका है, सत्ता संभाल चुका है, उसको पता है कि भारत कैसे फंक्शन करता है, हमारे आर्मी के डिपो कहाँ पर हैं, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, हमारे जहाजों में कितना तेल भरा हुआ है, हमारे लड़ने की कितनी कुवत है, कौन सा शहर किस शहर से छोटा बड़ा है, कौन सी भाषा बोलता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसकी किससे आपस में लड़ाई है। तो इस लेवल पे जाके चाइना ने ताइवान को डरा रखा है, धमका रखा है। और ये सिर्फ एक समय की बात है कि अमेरिका उनको सपोर्ट करता रहे, जो है चाइना को आंख दिखाते रहेंगे। वो आंख दिखाता है, गंगा जल वाला सीन जो है वो चाइना जो है वो ताइवान के साथ करने वाला है। ताइवान को भी ये बात पता है। तो धीरे धीरे ताइवान भी जो है उसको वापस करेगा या फिर उससे संधि करेगा या फिर उसको सरेंडर करेगा। क्योंकि देखिए अमेरिका जो है वो 3 देशों में जो है अपनी लड़ाई बताता है आज की डेट में। एक तो यूक्रेन में तो चल ही रही है, दूसरी ताइवान में बता रहा है, एक बता रही है आपकी नाइजीरिया में, जहाँ पे 35 क्रिश्चियंस हैं, 35% क्रिश्चियंस हैं और बाकी आपके मुस्लिम्स हैं। वहाँ पे जो है क्रिश्चियंस का वो नरसंहार हो रहा है, ठीक है। फिर आपका बताता है आपका कहाँ बता रहा था भूल गया, कहीं एक जगह और बता रहा था यार, तेल वहां पर भी था, सॉरी वेनेजुएला, वेनेजुएला में बता रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अमेरिका इनमें मिलिटरली घुसने की कोशिश करेगा, सबसे ज्यादा इस चीज का अगर कोई 2 देश मजा लेंगे वो है रशिया और चाइना। ये लोग उनको शेल्स प्रोवाइड करेंगे, उनको हथियार प्रोवाइड करेंगे, उनको बुलेट शेल्स प्रोवाइड करेंगे, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। और एक खुले मैदान में आने के बाद अमेरिका वहां से वापस नहीं जा सकता तुरंत तुरंत। तो एक हो गया वेनेजुएला, दूसरा हो गया नाइजीरिया, तीसरा हो गया ताइवान। अभी यूक्रेन को जाने देते हैं क्योंकि वहां पे स्टेलमेट जैसी सिचुएशन हो रखी है। तो इन 3 देशों पे अमेरिका जो है आक्रमण करने की कोशिश कर सकता है। मदुरो की तो एकदम हालत खराब है अमेरिका के नाम से। बट क्योंकि उसने बहुत सारे स्टिंगर टाइप के मिसाइल्स खरीद रखे हैं जो कंधे पे रख के चलाया जाता है, जो मिसाइल होता है वो, और क्योंकि एफिनिटी है, जैसे एक बदला लेने का एक टाइम नहीं होता है, जैसे यूक्रेन में इतना ज्यादा रशिया को नुकसान किया है अमेरिका ने, और अमेरिका के वेपन्स ने और जर्मनी के वेपन्स ने और यूके के वेपन्स ने और सब ने मिलके पूरे यूरोप ने, कि रशिया जो है उस चीज का बदला निकालने के लिए तैयार बैठा है। और वो बदला निकालेगा कहाँ? वो यूक्रेन में बदला नहीं निकाल पा रहा है, तो वो बदला कहाँ निकालेगा? वो सूडान में लोगों को हमला करेगा, तो मतलब हथियार देगा, ठीक है। पूरे वैरायटी ऑफ हथियार है, ठीक। फिर वो नाइजीरिया में लोगों को हथियार देगा, वैरायटी ऑफ हथियार है। फिर आपका वेनेजुएला में उसने ऑलरेडी कई राउंड्स ऑफ वेपन्स वो दे चुका है, और अभी भी उसने जो है जैसे ही ट्रंप ने कहा था हम हमला करेंगे वेनेजुएला पे, उसने फिर हथियार दिए। उसमें सबसे ज्यादा आपकी स्टिंगर मिसाइल्स हैं, आपकी जैमर्स हैं, बड़ी मिसाइलें हैं, छोटी मिसाइलें हैं। बात ये नहीं है कि वो वेनेजुएला पे कब्जा कर लेगा अमेरिका, बात ये है कि एक ओपन में आने के बाद जो मिलिट्री होती है वो कई लोगों का शिकार बन सकती है, चाइना का शिकार बन सकती है, रशिया का शिकार बन सकती है, और छोटे छोटे देश जो सामने से नहीं लड़ पा रहे हैं, जैसे ईरान, जैसे टर्की,
जैसे नॉर्थ कोरिया, ये लोग भी मजा लेने की जरूर कोशिश करेंगे अगर एक बार अमेरिका किसी भी खुले कॉन्फ्लिक्ट में कूद पड़ता है तो। और अमेरिका को एक कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वहां पे खाने के बांधे हो गए हैं। सरकार वहां पे लोगों को सैलरी नहीं दे पा रही है, बड़े लॉकडाउन चल रहे हैं, लोग जॉब छोड़ रहे हैं एयरपोर्ट पे, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, शट डाउन करके पता नहीं क्या सिचुएशन होती है, मेरे को पता नहीं है सही से। बट वो शट डाउन क्या होता है? सैलरी नहीं दे रहे लोगों को, एयरपोर्ट वालों को सैलरी नहीं दे रहे हो, तो ये कहते हैं ये पटाक्षेप हो रहा है, एक युग का पटाक्षेप हो रहा है। 1945 से अमेरिका जो है वो शासन में है और नंबर 1 सुपर पावर बनने की पूरी उसने कोशिश करी, कोशिश करके वो जीता भी, वो सब कुछ हुआ। अब वो जो है जो 2045 में पटाक्षेप होना था वो 2025 में पटाक्षेप होने जा रहा है, क्योंकि बाकी देशों ने अच्छा खासा हथियार अपने पास इकट्ठा कर लिया है कि अमेरिका को अमेरिका के किए गए कर्मों का दंड दिया जा सके। और ये एकदम पोएटिक जस्टिस वाला हवाला हुआ है। जैसे भारत में एक संस्था है पोएटिक जस्टिस, वो अमेरिका के पैसों पे पलते हैं वो लोग और जो है भारत के खिलाफ काम करते हैं, तो वैसे ही पोएटिक जस्टिस जो है वो अमेरिका के साथ होने जा रहा है। बस ये देखना है कि अमेरिका उस लड़ाई में कूदेगा कि नहीं कूदेगा। वेनेजुएला, नाइजीरिया और ताइवान, इन तीनों जगह पे लड़ाई हो सकती है। किस लड़ाई में पहले कूदेगा और किस लड़ाई में पहले हारेगा, बस यही देखना बाकी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।